अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 3P न्यूज़ नेटवर्क पे आज आप एक ऐसी शख्सियत से मिलेंगे जिन्होंने प्राइवेटली अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और बिना किसी अकेडमी को ज्वाइन किए हुए पहली अटेम्प्ट के अंदर ही सीएसएस कंप्लीट किया और एक अच्छी पोजीशन के साथ सीएसएस के अंदर आए और अपनी मनचाही फील्ड के अंदर उनको उनकी पोस्ट मिली। जी हाँ नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ शिकारपुर से ताल्लुक़ रखने वाले डीआईजीपी वेस्ट जोन मिस्टर इरफान अली बलोच की। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। सर, आप सिंध पुलिस के अंदर किस तरीके से आए ये बताइएगा और आपने सीएसएस किस तरीके से कंप्लीट किया, किस तरीके से आपकी जो स्टोरी है वो थोड़ा व्यूअर्स को बताइएगा। देखिए मैं हमेशा अपने इंटरव्यूज़ में और अपनी जो निजी बातचीत होती है उसमें बताता हूँ कि जो सीएसएस है वो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। अगर तो आप में डेडिकेशन हो, प्लानिंग हो और अगर आप मेहनत करना जानते हो और आपको शौक़ हो, फिर तो सीएसएस आपके लिए बहुत ही आसान है और आप कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी अकेडमीज़ को ज्वाइन करें और यहाँ का यानी कराची से या किसी भी छोटे गांव से आप सफ़र करें और लाहौर जाएं, इस्लामाबाद जाएं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक स्टडी टेबल चाहिए, अच्छी बुक्स चाहिए, प्लानिंग चाहिए, कमिटमेंट चाहिए और मोटिवेशन चाहिए। ये 4-5 चीज़ें होंगी आपके पास, तो आप इंशाल्लाह सीएसएस कर जाएंगे। तो मैंने भी ऐसे ही किया था सीएसएस। मैंने कोई अकेडमीज़ ज्वाइन नहीं की थी, कोई बड़े स्कूल्स मैंने ज्वाइन नहीं किए थे। मैंने अपना जो बैचलर्स डिग्री है वो मैंने एज ए प्राइवेट कैंडिडेट दिया था और शिकारपुर जैसे छोटे गांव में, और मैंने अपना जो मास्टर्स है वो भी एक बिल्कुल ही प्राइवेट कॉलेज में दिया था, एज अ रेगुलर स्टूडेंट में नहीं दिया था। तो इन सारी चीज़ों के बावजूद फिर मैंने सीएसएस किया और सीएसएस में मैंने सिंध में पोजीशन ली। तो ये जो मेरे बच्चे, जो मेरे छोटे भाई हैं, जो परेशान होते हैं कि जी मैं अकेडमीज़ को ज्वाइन, मैं ये नहीं कहता कि वो अकेडमीज़ को ज्वाइन ना करें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बेशक ज्वाइन करें और वो आपको गाइड भी कर सकते हैं और वो गाइड करते भी हैं। लेकिन ये नहीं है कि अगर आप वो ज्वाइन नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे। जो सीएसएस का सिलेबस है वो बड़ा क्लियर होता है, आप उसको स्टडी करें, देखें उसमें कौन सी बुक्स हैं। जब मैंने सीएसएस किया तो उस वक्त तो बुक्स की अवेलेबिलिटी भी नहीं थी। अब तो आपके पास इंटरनेट है, मेरे दौर में इंटरनेट भी नहीं था। तो आज का जो बच्चा है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन की तरफ जो उसका एक्सेस है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि हर चीज़ वो इंटरनेट से ले सकता है। तो आज का जो सीएसएस का बच्चा है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा आसानियाँ हैं। तो अगर आज भी वो घबराता है और नहीं जाता तो मेरे ख्याल में उसकी नाकामी है। उसको आना चाहिए सीएसएस में, और मेहनत, डेडिकेशन, कमिटमेंट और प्लानिंग, ये 3-4 चीज़ें हो तो सीएसएस हो जाएगा। सर ये बताइए कि अगर अभी कोई स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहा है सीएसएस की, उसका सबसे पहला जो फोकस है वो किस चीज़ के ऊपर होना चाहिए? इंग्लिश स्पीकिंग पे या इंग्लिश राइटिंग के ऊपर, या और अगर कोई और चीज़ जो आप समझाना चाहें? देखिए सबसे पहले तो उसकी इंग्लिश राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, सिर्फ अच्छी नहीं होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। स्पीकिंग तो खैर एक सेकंड फेज है ना, जब इंटरव्यू होगा तब आप वहाँ पर जाके इंग्लिश बोलेंगे, लेकिन जब तक आप लिखेंगे नहीं, क्योंकि आपके 11 और 12 सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको अटेम्प्ट करना होता है, और इंग्लिश स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स भी होते हैं जिसमें इंग्लिश ऐसे होता है और इंग्लिश कंपोजिशन होती है। तो उसमें तो वो आपके स्किल्स देखेंगे कि आप लिखते कैसे हैं, और अगर आपको लिखना अच्छा आता है, बल्कि बहुत ही अच्छा आता है, तो फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लिखना आपको आना चाहिए। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा लिखना चाहिए। मैं तो कहता हूँ डेली आपको 1 घंटा लिखना चाहिए किसी भी टॉपिक के ऊपर, जो भी आपको अच्छा लगे टॉपिक, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे वो लिटरेचर से रिलेटेड हो, हिस्ट्री से रिलेटेड हो। 1 घंटा कम से कम आपको डेली लिखना चाहिए और उसको फिर चेक कराना चाहिए किसी अच्छे टीचर के साथ कि मैं सही लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा। और कोशिश करनी चाहिए कि जो इदारिये हैं, यानी जैसे इंग्लिश के इदारिये हैं, कुछ इंग्लिश मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उनमें भी लिखना चाहिए, उनमें भी भेजने चाहिए आपको अपने आर्टिकल्स, आपके मजमून, ताकि पता चले कि आप ठीक लिख रहे हैं कि नहीं। सर इस तरीके से आपने भी कुछ जैसे डॉन अखबार? जी हाँ, जब मैं सीएसएस कर रहा था उस वक्त मैं डॉन में लिखता था, और डॉन में उस वक्त बहुत बड़ी अखबार है डॉन, और उसमें एक उस वक्त जो आज मैगजीन आ रहा है संडे को, उस वक्त वो ट्यूसडे को एक मैगजीन आता था, उसमें मेरे आर्टिकल्स आते थे। उसमें एक एनकाउंटर पेज होता था, उसमें मेरे आर्टिकल्स आते थे। ये कब की बात है? ये बात है 2000 में। 2000 में मैंने सीएसएस का एग्ज़ाम दिया है, और 99 और 2000 में यही वो अखबार थे, ईयर्स थे जिसमें मेरे आर्टिकल्स आते थे उसमें। तो बतौर मैं स्टूडेंट लिखता था उसमें। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है जो बच्चों से जो ये सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं
कि वो बहुत ज़्यादा लिखें, इदारियों में भेजें, कोशिश जब वो अपना नाम देखेंगे ना अखबार में तो एक मोटिवेशन होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी बड़ी अखबार में मेरा आर्टिकल आ रहा है। तो उससे ये होता है कि आपके स्किल्स और बेहतर होने शुरू हो जाते हैं। सर ये बताइए कि रिटन एग्जाम वगैरह अगर किसी ने क्लियर कर लिया सब कुछ, उसके सारे जो 12 सब्जेक्ट हैं ये क्लियर हो गए, उसके बाद की जो मराहिल हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और जो एक आता है इंटरव्यू, सर इसके बारे में थोड़ा गाइड कीजिएगा। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि आपने रिटन क्वालिफाई करना है, जिसमें आपकी यानी कि इसे समझे कि 70-80% जो आपकी एफर्ट है वो उसी में लगनी चाहिए। जो साइकोलॉजिकल एग्जाम है वो तो खैर इतना बड़ा एग्जाम नहीं होता, वो तो आपकी पर्सनालिटी को देख रहे होते हैं कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है और किस ग्रुप में आपको जाना चाहिए। जो इंटरव्यू है, यस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट ओवरऑल अगर आप एग्जाम को देखें तो उसका 20 to 30% जो है वो इंटरव्यू है आपका। और इंटरव्यू में भी वो आपको ये देख रहे होते हैं कि आपकी नॉलेज जो आप देख के आए हैं एग्जाम में, जो रिटर्न देखे हैं, उसके ऊपर आपकी क्या नॉलेज है, क्या आप एक्सप्रेस कर सकते हैं उस चीज़ को, जो आइडियाज आप लिख रहे हैं उसको आप बता भी सकते हैं कि नहीं बता पा रहे। तो ये असल में ओवरऑल एक सारे एग्जाम का एक लबे लबाब है। तो आपकी जो एफर्ट होनी चाहिए 70 to 80% आपकी रिटन एग्जाम होनी चाहिए। बिल्कुल। सर लास्ट में ये बता दीजिएगा कि बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, खासतौर पे मेरे जैसे जो कराची के अंदर रहते हैं, लोग कहते हैं कि कराची के अंदर सीएसएस एकेडमी नहीं है, लाहौर जाएं, तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने तो ये कहा कि जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि आपके पास एक स्टडी टेबल होनी चाहिए और आपके पास किताबें होनी चाहिए, किसी की भी आपको ज़रूरत नहीं है। और आजकल का जो इंटरनेट का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, यानी दुनिया जान की इंफॉर्मेशन आप एक कंप्यूटर पे, एक मोबाइल पे आप ले सकते हैं। तो मैंने अगेन आपको मैं ये कहूँगा कि मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अकेडमीज ज्वाइन नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे तो आपके लिए आपका घर, आपके स्टडी टेबल बहुत है। लाइब्रेरीज में जाएं, वहाँ पे पढ़ने की कोशिश करें, जितनी ज़्यादा किताबें एक सब्जेक्ट में, आप ध्यान में रखें कि जितने सब्जेक्ट्स होते हैं सीएसएस में, उसमें हर सब्जेक्ट में आपको करीबन मास्टर्स की यानी कि नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, या उससे थोड़ी बहुत कम। यानी कि जैसे अगर आपका सब्जेक्ट सोशोलॉजी है, सिंधी है, तो कम से कम आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि जितनी मास्टर्स उस सब्जेक्ट में कोई बंदा कर रहा है, तब जाके आप इस एग्ज़ाम को कंप्लीट कर सकेंगे। क्योंकि देखें, सारे पाकिस्तान के बच्चे इसमें आ रहे होते हैं और एक बड़ी प्रेस्टिजियस यानी कि इससे जॉब्स आपको मिल रही होती हैं। सारे पाकिस्तान में जब 30,000 या 25,000 लोग इसमें बैठते हैं और इसमें 200 से ज़्यादा लोग क्लियर हो पाते हैं। अब तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं तो एक बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन इसमें होती है और इसमें आपके हर स्किल को वो देख रहे होते हैं। और इस एग्ज़ाम को आप दूसरे एग्ज़ाम से कंपेयर ना करें। मैं ये बार बार बच्चों को कहता हूँ कि इस एग्ज़ाम को दूसरे एग्ज़ाम से कंपेयर ना करें। इस एग्ज़ाम में आपसे ये नहीं पूछा जा रहा कि जो सवाल आप आपसे पूछ रहे हैं वो सही है या गलत है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस मसले का हल क्या है। यानी कि ये आपसे क्रिटिकल थिंकिंग, यस एग्जैक्टली, एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग। यानी कि जो मसला आपसे पूछ रहे हैं उसका हल वो आपसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं, या आपसे ये पूछने कर रहे हैं कि आप ब्यूरोक्रेसी में जब आएंगे तो पहले आपका जहन इस तरह है कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। देखिए ना, आप तो ये कहेंगे कि जी सिस्टम खराब है, ये भी खराब है, वो भी खराब है, तो आप किस लिए आए? आप इसलिए आए ना इसको ठीक करने के लिए। आप ठीक कैसे करेंगे? इन मसाइल के होते हुए आप इसको ठीक कैसे करेंगे? तो ये आपके जहन में होना चाहिए कि जो भी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। हर चीज़ को आप एनालिसिस करें, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग बनाएं, और वो आप तब कर सकें जब आपकी स्टडी बहुत ज़्यादा हो रही होगी, जब आप पढ़ रहे होंगे, डिफरेंट राइटर्स को पढ़ रहे होंगे, डिफरेंट ऑथर्स को पढ़ रहे होंगे। थैंक यू सो मच सर, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। बहुत मेहरबानी। जब भी मैं आपके साथ बैठता हूँ मैं एक ऑनर फील करता हूँ कि आपके साथ बैठना और आपके साथ स्क्रीन टाइम शेयर करना। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत मेहरबानी।